अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सीकर्स। आज हम जो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? अगर आप रियल लाइफ में देखें तो जो है ना, हमेशा हम रीजनिंग कर रहे होते हैं। हमारी जो जितनी भी हम कहें लॉजिक बिल्डिंग रीजनिंग कर रहे होते हैं। अगर ये काम हुआ तो मैं ये करूँगा, अगर मेरे मार्क्स मैथ में इतने आए तो मैं CS में एडमिशन लूँगा, वरना मैं मैथ्स में चला जाऊँगा, वरना मैं फिज़िक्स में चला जाऊँगा, केमिस्ट्री में चला जाऊँगा। और अगर मैं 50% से भी कम आए मैथ्स में मार्क्स तो फिर मैं उर्दू या इंग्लिश में चला जाऊँगा। दैट इज़ रीजनिंग या कंडीशंस, कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हम कर रहे हैं। अगर ये ठीक होगा तो मैं ये काम करूँगा, वरना मैं ये काम करूँगा। इस तरह के जितने भी काम होते हैं रियल लाइफ में, हमारे मोस्टली सारी प्रोसेसिंग मतलब जितनी भी डेली लाइफ में हमारा काम हो रहा है वो इसी पे होता है। और जैसे आप बाज़ार जा रहे हैं और आप कहते हैं अगर जो है ना 50 की लेज़ होगी तो मैं 2 ले लूँगा, वरना मैं एक, अगर 50 से ज़्यादा होगी लेज़ तो मैं फिर एक लेज़ लूँगा और एक साथ चॉकलेट ले लूँगा। ठीक है, इस तरह से सारी कंडीशंस हमारी हो रही होती हैं। तो कंप्यूटर में भी जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ही हम प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। तो रियल लाइफ में कंप्यूटर्स को जब हमने किस तरह से ऑटोमेट करना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फिर हमें कुछ चीज़ चाहिए थी जिसके थ्रू हम ये रीजनिंग कर सके कि अगर सकते कि ये अगर ट्रू होगा तो मैं ये काम करूँगा, वरना मैं ये काम करूँगा। तो उसके लिए जो हम स्टेटमेंट्स, उसके लिए जो हम सिंटैक्स प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो AI इस टाइम पे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी मशीन को हम रीजनिंग करना सिखाते हैं, डिसीजंस लेना सिखाते हैं। तो वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा होता है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह से चलते हैं। इस तरह से होता है हमारे पास कि सिंटैक्स इज इफ़ एक कीवर्ड है, ठीक है, स्मॉल I और F, और इसके आगे हमारे पास होती हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम वो कंडीशन देते हैं जो अगर फुलफिल होगी, जो अगर ट्रू होगी, ठीक है, तो हम ये काम करेंगे। उसके आगे ब्रैकेट्स, इसमें कंडीशन होती है जो सिर्फ हमारे पास या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ठीक है, और आगे हमारे पास होती है ये कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में होती है इफ़ की, जिसको हम कहते हैं ये बॉडी है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो इन ब्रैकेट्स में काम होगा वो परफॉर्म होगा। ठीक है, और अगर वो फॉल्स होगी तो फिर हम ये बॉडी वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं और इधर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, क्रॉस के केस में क्या हो रहा है और ट्रू के केस में क्या हो रहा है? ट्रू के केस में अंदर आ रहे हैं और फॉल्स के केस में जो है ना, हम इस बॉडी को स्किप करके इधर आ रहे हैं। अब इधर, अब ज़रूरी तो नहीं हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन, अगर ट्रू है तो ये करें, फॉल्स है तो वो करें। 2-3 इस तरह के हमारे पास सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स 20% अप्लाई होगा, अगर 30 से ज़्यादा है तो 15 होगा, अगर जो है ना 30 से कम है तो 10 होगा। मतलब 2-3 कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। मतलब अगर आपका ग्रेड मार्क्स 80 हैं तो ग्रेड A है, अगर मार्क्स 70 हैं तो B है, 60 है तो C है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। तो इफ़ एल्स इफ ये सीक्वेंस चल रहा होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स इफ दूसरे पोर्शन पे चला गया। ठीक है, एल्स इफ का वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। एल्स इफ, अगर ये ट्रू है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इफ का सिंटैक्स वही है, इधर कंडीशन। अगर फॉल्स होगा, ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो फिर वो नीचे चला जाएगा अगली कंडीशन पे। इधर और भी मल्टीपल हमारे पास कंडीशन हो सकती हैं एल्स इफ की। ठीक है, और एंड पे हमारे पास फिर होता है एल्स के, मतलब अगर कोई भी स्पेसिफाई कोई बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो फिर ये वाली लास्ट एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास फर्स्ट ही कंडीशन ट्रू हो तो बाकी फिर उस केस में जितना भी एल्स तक का काम होगा ना वो सारा स्किप हो जाएगा। ठीक है, स्किप हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी तीसरी कंडीशन पे आकर ट्रू हो। अच्छा, ये ना एक फ्लो में इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है, इस तरह से चल रहा होगा। अगर आपने यहाँ पे एल्स का कीवर्ड यूज़ नहीं किया, लेट मी चेंज द कलर ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो। समझे, आपने यहाँ पे एल्स का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो उस आपने कहा इफ़, फिर इफ़ और फिर आगे कुछ इफ़ किया, तो उस केस में अगर आपकी ये चीज़ ट्रू हो भी गई है ना तो भी वो इस इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि अगर ये फॉल्स हो तो इसको चेक करो। आपने कहा है कि ये चले या ना चले, ये अलग एक इफ़ है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, इसको आप खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा। इनकी को करते हुए आप हम इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं ना, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है जो हम इधर अब टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू
the salary deduction, tax deduction on the basis of the salary. Like write a program that asks the user to enter their salary. If the salary is greater than 50,000, then deduct 20% tax. If salary is 30% or 30,000 or above, then deduct 15% tax. If it's below 30,000, then deduct 10% tax. ठीक है. And at the end display the total salary and tax on it and the remaining salary after tax deduction. मतलब लास्ट में हमें 3 चीज़ें डिस्प्ले करवानी है. तो अब इसको हम प्रोग्राम को लिखते हैं इधर. ठीक है. तो इसके लिए मुझे जो चाहिए, फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे चाहिए वो है यूज़र से सैलरी लेना. ठीक है. तो सैलरी को हम इंटीजर टाइप में ही ले लेते हैं, सैलरी. ठीक है. यूज़र को हम कह रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन enter your salary, और कंसोल डॉट रीड की के थ्रू, रीड लाइन के थ्रू हम यूज़र से ले रहे हैं सैलरी. लेकिन अब रीड लाइन में यूज़र ने वही मसला के इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप लेना है, तो उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो सैलरी इज इक्वल्स टू दिस, ये हमने यूज़र से ले ली सैलरी. अब मैंने क्या करना है, चेक करना है अगर सैलरी ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी 50,000 के. ठीक है. अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर्स. ठीक है. हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या रियल लाइफ में भी देखें डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं. इक्वल का, लेस देन और इक्वल, डबल. ठीक है. ग्रेटर देन और इक्वल, ये सारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. ये कंडीशन रीजनिंग में यूज़ होते हैं हमेशा. ये कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली चीज़ों का. ठीक है. तो ये ऑपरेटर्स जो है ना मोस्टली हमारे पास इफ एल्स में यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि ये बूल टाइप हमें रिटर्न करते हैं ट्रू फॉल्स में. ये सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं. तो ये यहाँ पे वही यूज़ होंगे अगर सैलरी ग्रेटर देन या इक्वल है 50,000 के. तो हमने क्या करना है, टैक्स डिडक्शन करनी है 20%. अब टैक्स डिडक्शन का फार्मूला क्या होगा, सैलरी को 100 से डिवाइड करो, सैलरी डिवाइडेड बाय 100 और उसको मल्टीप्लाई कर दे 20 से, तो ये 20% दे देगा मुझे. ठीक है. तो अब एक चीज़ अगेन यही कि मैंने सैलरी इंटीजर टाइप ली है, तो ये सारी परफॉर्मेंस जो है ना ये पॉइंट्स में भी आ सकता है आंसर, तो ये मसला करेगी. तो इसको मैं इनकी जगह ना डबल ले लेती हूँ और ये मेरे पास आ जाएगा. ये मुझे टैक्स रिटर्न करेगा, तो मुझे टैक्स भी चाहिए एक वेरिएबल, तो मैं एक वेरिएबल टैक्स भी रख रही हूँ. ठीक है. तो ये मुझे दे रहा है टैक्स. और रिमेनिंग सैलरी भी मुझे पता होनी चाहिए, डबल रिमेनिंग सैलरी. ठीक है. अब रिमेनिंग सैलरी किसके इक्वल होगी, एक्चुअल सैलरी माइनस टैक्स के. तो रिमेनिंग सैलरी इज इक्वल टू सैलरी माइनस टैक्स. ठीक है. तो ये काम हो गया. उसके बाद मेरे पास आ रहा है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होना चाहिए, एल्स में फिर से कंडीशन चेक करनी है कि कहीं सैलरी 30 से 50 के दरमियान तो नहीं है. एल्स इफ अगर सैलरी ग्रेटर देन या इक्वल है 30,000 के एंड सैलरी लेस देन है 50,000 के. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटर यूज़ किया है, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर. ठीक है. एंड और नॉट. ठीक है. ये चेक करते हैं कि क्या ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ट्रू है. एंड के लिए क्या होता है, अगर दोनों कंडीशंस ये वाली भी और ये वाली भी ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा. अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा. उस केस में ये एल्स इफ का पोर्शन स्किप हो जाएगा क्योंकि फॉल्स हो जाएगी कंडीशन. ठीक है. तो ये एंड ऑपरेटर ये काम करता है. तो मैंने क्या कहा, अगर सैलरी 30,000 से के इक्वल या उससे ग्रेटर है और 50,000 से लेस है तो इधर आ जाओ. इधर आके अब क्या करना है, वही टैक्स कैलकुलेट करना है और रिमेनिंग सैलरी कैलकुलेट करनी है. अच्छा, इधर मैंने मिस्टेक की है, इधर माइनस का साइन होना था. लेकिन इस दफ़ा कितना % टैक्स डिडक्शन होनी है, 15%. ठीक है. तो 10 मतलब मैंने 20 की जगह पे 15 लगा दिया. एल्स मतलब अगर सैलरी 30,000 से भी लेस है, ये इस केस में वही नीचे तब भी आएगा ना जब 30,000 से लेस हो. ठीक है. अगर सैलरी 50,000 से ऊपर हुई तो ये कंडीशन अब हो जाएगी, अगर 30 से 50 के दरमियान हुई तो ये, और अगर 30 से लेस हुई तो उस केस में ये वाला पोर्शन, एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. और इसमें मैंने टैक्स रिडक्शन कितनी करनी थी, 10%.
तो ये इस तरह से इफ एल्स के थ्रू मैंने ये काम कर लिया। अब मैंने एट द एंड क्या करना है, तीनों चीज़ें प्रिंट करवानी है। कंसोल डॉट राइट लाइन, यूज़र की सैलरी कितनी है, वो मेरे पास सैलरी के वेरिएबल में सेव थी। फिर टैक्स डिडक्शन उस सैलरी पे कितना है, टैक्स डिडक्शन कितनी है वो टैक्स के वेरिएबल में सेव होगी। और रिमेनिंग सैलरी कितनी यूज़र के पास बची है, रिमेनिंग सैलरी वो कितनी है, रिमेनिंग सैलरी वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो एट द एंड मैंने ये 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा दिए हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और फिर मैं इसको डीबग भी करके आपको दिखा सकती हूँ कि मतलब कि कौन सी कंडीशन किस केस में एग्जीक्यूट होगी। डीबगिंग मतलब लाइन बाय लाइन हम चेकिंग कर रहे होते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने इधर एक डीबग पॉइंट लगा दिया। तो अब यहाँ पे जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, तो जैसे ये इस लाइन पे आएगा तो वो रुक जाएगा। उसके बाद मैं प्रोसेसिंग करूँगी आगे, अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लेके जाऊँगी तो ही जो है ना हमें पता चलेगा कि किधर किधर एग्जीक्यूशन हो रही है। वैसे तो हमेशा मेन से मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो पहले ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगी, वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर प्रिंट स्टेटमेंट होगी कि एंटर योर सैलरी, फिर यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, उसके बाद इधर आएंगे। ठीक है, तो ये इनपुट ले रहे हैं, इनपुट में मैं सैलरी एंटर करती हूँ 40,000। ठीक है, तो ये देखें अब मैंने सैलरी एंटर जैसे ही किया ना, ये इधर सारा कंट्रोल आ गया। अब मैं F11 के थ्रू आगे करूँगी। क्या ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए 40,000 पे, नहीं ना। तो ये देखें मैंने एंटर प्रेस किया तो साथ ही इन लाइन्स पे आया ही नहीं। ये जो थी इफ़ की बॉडी वो डायरेक्ट इधर आ गया एल्स इफ़ की कंडीशन पे। ठीक है, अब इसकी कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए। तो ये देखें ये बॉडी के अंदर आ गया, टैक्स कैलकुलेट हुआ है, रिमेनिंग सैलरी कैलकुलेट हुई है। अब ये जो है ना एक ब्लॉक था कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, इफ़ से शुरू होता हुआ बीच में मल्टीपल हमारे पास आर एल्स इफ भी आएंगे ना, तो वो जितने भी इफ़ और जितने भी बीच में एल्स इफ और एल्स होगा उनमें से सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी। जहाँ पे कोई ब्लॉक ट्रू हुआ उससे अगले के सारे ब्लॉक्स जो है ना वो स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आगे एल्स वाला पोर्शन भी ये स्किप कर देगा। ये देखें, ठीक है, तो ये येलो इधर जो पॉइंटर है ये हमें बता रहा है कि किधर किधर कंट्रोल आ रहा है। तो अब सैलरी प्रिंट हो रही है, टैक्स रिडक्शन और रिमेनिंग सैलरी। तो ये आप देख लें इधर हमें जो है ना ये चीज़ें शो हो गई हैं। तो इस तरह से जो है ना ये एल्सिफ का बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अब अगर मैं इधर कर दूँ ना ये एल्स को रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो ये देखिएगा आप, अगर मैं इधर फर्स्ट मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब मैंने क्या किया है, ये इफ़ रखा है और ये भी आगे इफ़ एल्स रखा है। अब ये क्या है, ये एक अलग ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा और ये इतना अलग ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इफ़ के फौरी बाद उसका एल्स होना चाहिए। ठीक है, अगर इफ़ के फौरी बाद अगर फिर से इफ़ आ रहा है तो इसका मतलब ये इस इफ़ से अगला ब्लॉक शुरू हो रहा है। तो अगर इस केस में फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो भी जाती है तो आगे इफ़ है तो ये वाली कंडीशन भी लाजमी चेक होनी है। तो हम इस चीज़ को अब वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और इस इफ़ के फ़ौरन बाद जो एल्स है फिर ये कंसिडर हो रहा है कि ये सेकंड इफ़ के बॉडी का पार्ट है। मैंने सैलरी एंटर की 50,000, एग्जैक्टली 50,000 एंटर करती हूँ। ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, ट्रू हुई, ये लाइन्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, और ये देखें वो लाइन्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसके बावजूद इधर कंट्रोल आ गया। ठीक है, मतलब इस कंडीशन के लिए ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो एल्स वाला भी फिर से एग्जीक्यूट हो गया, जिससे क्या हुआ, काम ख़राब हो गया मेरा। अब टैक्स जो है ना अपडेट होकर 10% वाला आके कंडीशन पे आ गया और रिमेनिंग सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग आ रही है। तो बजाय इसके कि ये वाली बॉडी ने जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म की थी वो ट्रू होती, ये एल्स वाला काम हो गया रन, क्योंकि मैंने एल्स इफ नहीं किया था तो ये एक अलग ब्लॉक कंसिडर हुआ। तो इन दोनों में से भी एक सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ और ये सेक्शन भी एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, इससे आपको एल्स इफ का और ये डिफरेंस समझ आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, इसको आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इवन मोर। ठीक है, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टास्क भी रखा हुआ है। तो ये देखा आपने गलत आंसर इसने दिया था, तो अब मैं अगेन करती हूँ। ये आप देखना, ये पीछे जो प्रोग्राम रन हुआ है उसमें कुछ और 50,000 पे टैक्स इसने दिया है और अब इसने 50,000 पे कुछ और टैक्स दिया है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट एल्स इफ एल्स। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो आपके लिए टास्क है दैट इज़ राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स द कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर्स and check if it is a lowercase or not. If it is a lowercase, then print the message you entered lowercase letter, else you didn't enter lowercase letter. ये टास्क आप लोग करें, उसके अलावा एक टास्क करें कि यूज़र से उसका ग्रेड लें, मतलब एक करेक्टर टाइप ही लें, ए या स्ट्रिंग टाइप रख सकते हैं, ए बी प्लस बी माइनस, ठीक है। और जौन सा ग्रेड हो उसके अकॉर्डिंग उसका CGPA कैलकुलेट कर लें आप, ठीक है। GPA या CGPA, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपको इसका आइडिया होगा, अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं है तो आप सिंपल सिर्फ ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अभी तक जितना काम किया इसके थ्रू आप कैलकुलेटर बना सकते हैं, GPA कैलकुलेटर बना सकते हैं या ग्रेडिंग सिस्टम, ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगी, वो लें और इस पर प्रैक्टिस करें। आई होप कि आप लोगों को जो है ना समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही हम स्विच केस को देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।